नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 176 एवं 177। शरद की तस्वीर में अतुल की परछाई दिखाई दे रही थी। ईशानी चौंक कर पीछे पलट कर देखती है, लेकिन अब उसे शरद आता हुआ दिखाई देता है। शरद? अतुल चौंक कर अपने आगे पीछे देखता है। शरद, आप आ गए? ईशानी दौड़ते हुए आती है और सीधे उसके सीने से लग जाती है। अतुल इसके लिए तैयार नहीं था। उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़कर? आपको पता है मैंने कितना भयानक सपना देखा था, लेकिन मैं सब भूल जाऊंगी। आपको नहीं पसंद है ना मेरा पढ़ना? मैं सारी किताबें फेंक दूंगी। आप जो जो आपको पसंद है ना, मैं वो करूंगी। लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाना। देखिए ना सब क्या कर दिया है मेरे साथ। आपको तो मैं तैयार हुई पसंद रहती थी ना। देखिए ना सब मेरे साथ क्या कर दिया है। ईशानी के आंसू अतुल अपने खाली सीने पर महसूस कर रहा था। ना चाहते हुए भी उसके बालों को सहलाने लग जाता है। अब आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? मैं क्या कहती हूँ आप? भूलते हुए ईशानी उसके चेहरे की तरफ देखती है। अतुल का शक्ल देखकर उसे झटका सा लगता है और उसे खुद से दूर धकेल देती है। अतुल बेड का कोना पकड़ते हुए खुद को संभालता है। तुम तुम क्यों आए हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। भा अतुल भाभी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द पूरे नहीं हो पाते हैं। इसी एक शब्द से पीछा छुड़ाने के लिए तो वो इतने दिनों से घर से दूर रहा था। ये शब्द उसके दिल पर बोझ के समान थे, जिसे वो चाहकर भी नहीं बोल पाता था। गहरी सांस लेकर बाहर की तरफ छोड़ता है। ईशानी, लिसन टू मी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम जाओ यहाँ से और कॉल मी भाभी। भाभी मैं हूँ तुम्हारी। आई नो, मुझे अपना रिलेशन याद है, डोंट वरी। बट खुद को इस तरह से अकेले कमरे में बंद कर लेना प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। प्लीज़, इतना रोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अतुल उसे समझाने की कोशिश करता है। तुम्हें ज़रूरत नहीं मेरी तबीयत के बारे में सोचने की। जिसे सोचना चाहिए था वो तो चला गया छोड़कर। तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? अब जाने वाला वापस तो नहीं आ सकता है ना। अब तो उनकी यादों के सहारे ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। नहीं जीनी है मुझे ऐसी ज़िंदगी, समझी तुम? नहीं जीनी है मुझे। मुझे मेरा शरद चाहिए। तुम तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। मेरी वजह से मैंने क्या किया है? ना तुम यहाँ पर आते, ना शरद मुझे छोड़कर जाते। ये क्या कह रही हो तुम? ये घर है मेरा। मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? जहाँ थे वहीं पर रहते ना। क्या जरूरत है तुम्हें वापिस आने की? ईशानी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। तुम कुछ नहीं समझ सकते हो अतुल। अपने प्यार को खोना पता है तुम्हें? अपने अपने आंखों के सामने दूर जाते हुए देखना पता है तुम्हें? ईशानी बोलते हुए फफक पड़ती है। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता है? तुम्हें कुछ नहीं पता है, समझे तुम? तुम्हें कुछ नहीं पता है। अब जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। तुम सच में शरद भाई से प्यार करती थी? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं। शरद भाई तुमसे बहुत प्यार करते थे। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर उन्हें शांति नहीं मिलेगी, इसलिए उनकी खुशी के लिए थोड़ा खुद को ध्यान रख लो। तुम जाओ यहाँ से। कोई हमें ऐसे अकेले देखेगा कमरे में तो क्या सोचेगा? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। डरना तब चाहिए जब हम गलत हो। बाकी दुनिया क्या सोचती है, इससे मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा है, ना कभी पड़ेगा। अतुल अपनी बात कहकर बाहर चला जाता है। ईशानी उसे जाते हुए देखकर मुंह फेर लेती है। रिया, भाई आप आ गए। अच्छा हुआ
बोलते हुए सामने देखती है तो अतुल को देखकर वो खामोश हो जाती है। अतुल भाई, शरद भाई कहाँ है? आप उन्हें अस्पताल से लेकर नहीं आए? देखिए ना, सबने उन्हें अस्पताल में छोड़ दिया है। 3 दिन से ऊपर हो गए हैं और वो मुझे भी नहीं जाने दे रहा है देखने के लिए। आप मुझे लेकर चलिए ना। रिया, रिया शांत हो जाओ। शरद भाई अब कभी नहीं लौटेंगे, वो नहीं रहे हमारे बीच। रिया उसकी तरफ ट्रे फेंक कर मारती है। अतुल खुद को बचाता हुआ झुक जाता है। झूठ बोल रहे हैं आप। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर ईशान और धानी भी दौड़ कर आते हैं। रिया, रिया सुनो मेरी बात। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। रिया फल के बास्केट में से चाकू उठा लेती है। रिया, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। ईशान उसकी तरफ दौड़ता है। आगे आगे कोई मत बढ़ना, नहीं तो मैं अपना नस काट लूंगी। रिया अपने हाथों पर चाकू रखते हुए बोलती है। रिया, रिया पागल मत बनो। अतुल भी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। चाकू की नोक उसके हाथों को चीरता हुआ निकल जाता है। आह! देवर जी, रिया जी क्या कर रही हैं आप? भाभी, भाभी ये सब पागल हो गए। ये सब कह रहे मेरे भाई छोड़कर चले गए। आप इन्हें समझाइए ना। मेरे शरद भाई मुझे कहीं नहीं छोड़कर जा सकते हैं। हाँ रिया जी, वो कहीं नहीं गए, छोड़िए इन्हें, है ना? अब बुलाइए भाई को। वो अभी नहीं आ सकते ना? क्यों नहीं आ सकते हैं? हॉस्पिटल में ही तो है। आप नीरज भाई के साथ जाकर उन्हें ले आइए ना। हाँ हाँ, हम जाकर ले आएंगे। आप इसे छोड़िए। नहीं नहीं, आप लोग नहीं लेकर आते हैं। 3 दिन से ये इंसान मुझसे वादा कर रहा है। रिया ईशान की तरफ चाकू दिखाते हुए बोलती है। और ये अब तक लेकर नहीं आया है। कहाँ है मेरा भाई? आपने आपने तो कल मुझसे वादा किया था ना कि आज सुबह भाई को लेकर आएंगे। कहाँ है मेरा भाई? हाँ रिया, बहुत जल्द आ जाएंगे शरद जी। नहीं, मुझे मेरा भाई चाहिए। रिया की आवाज़ सुनकर सभी इकट्ठे हो गए थे। सब उसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। आंखों से तो आंसू किसी के सूख ही नहीं रहे थे। हाँ हाँ रिया, बहुत जल्द आ जाएंगे। लाओ ये दो मुझे। नहीं, आप सब मुझे बहला रहे हो। नहीं रिया बेटा, तुम तो मेरी अच्छी सी बेटी हो ना। अरविंद जी उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं, मुझे नहीं अच्छी बेटी बनना है, मुझे भाई चाहिए। नहीं तो मैं भी अपने भाई के पास जाऊंगी। रिया! सबके मुंह से चीख निकल जाती है। रिया अपने हाथों पर चाकू चला लेती है। खून तेजी से बहने लग जाती है। रिया! भाई भाई बुदबुदाते हुए वो अपने होश खो देती है। अतुल उसे संभालता है। सब स्तब्ध रह जाते हैं। मैं गाड़ी निकालता हूँ। ईशान बाहर भागता है। धानी दौड़ते हुए अपने कमरे में जाती है। नीरज अभी भी शरद की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ था। उसे कोई होश आवास ही नहीं था। आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा था। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे कुछ खबर नहीं था। अभी भी आप इस तस्वीर के सामने खड़े रहिए और इसके बाद यहाँ पर रिया जी की तस्वीर लगा दीजिएगा देखने के लिए। मुझे अकेला। बोलते बोलते नीरज धानी की तरफ देखता है। क्या हुआ है रिया को? हाथ काट लिया है उन्होंने। क्या? नीरज उसे एक और धक्का देते हुए बाहर की तरफ भागता है। सब रिया को गाड़ी में बैठा चुके थे। हटो, मैं ड्राइव करता हूँ। नीरज ईशान को ड्राइविंग सीट पर से उतारते हुए खुद स्टीयरिंग संभाल लेता है और गाड़ी सड़कों पर दौड़ा देता है। सब परेशान होकर अस्पताल के कॉरिडोर में टहल रहे थे। घबराया हुआ मन और घबराहट से भरा हुआ था। गोविंद जी और भावना जी का तो बुरा हाल था। बेटी को तो खो चुके थे, अगर बेटी को कुछ हो गया तो क्या करेंगे वो लोग? पूरा परिवार सदमे में था। दरवाज़ा खुलता है, डॉक्टर बाहर आते हैं। कैसी कैसी है रिया? जी खतरे से बाहर है, ज़्यादा गहरा कट नहीं लगा था। ब्लड लॉस हो गया है, इसलिए हम ब्लड चढ़ा रहे हैं।
लगता है सुसाइड करने की कोशिश किया है। जी डॉक्टर साहब, वो बेहोशी में भी किसी शरद भाई का नाम ले रही थी। आप उनको बुला लीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। क्या हुआ, वो यहाँ पर नहीं है? नहीं, वो यहाँ पर ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। 3 दिन पहले हम सब को छोड़कर चला गया है। ओह, आई एम सॉरी। लगता है उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। डॉक्टर, वो कैसे इस सदमे से बाहर आ सकती है? नीरज डॉक्टर के सामने आते हुए पूछता है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी तो वो बेहोश है। बाकी होश में आने के बाद उनकी कंडीशन देखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। क्या हुआ दीदी? अरविंद जी का फ़ोन तब से बज रहा था। ठीक है, मैं बस भेजता हूँ। हाँ ठीक है, सब आते हैं। हाँ दीदी, रिया ठीक है। नहीं, अभी उसे छुट्टी नहीं मिली है। ठीक है, हम लोग आते हैं। चलो घर चलना है, वहाँ पर पंडित जी आ गए हैं। हवन है, हम सबको आहुति देनी है। ठीक है, मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर। नहीं अतुल, तुम्हारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है घर पर। सब कुछ तुम्हें ही करना है। मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर। नहीं, पूरे परिवार को पहुँचना है वहाँ पर। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं हूँ यहाँ पर। कुछ भी ज़रूरत होगा मैं फ़ोन कर दूँगा। ईशान परेशानी का समाधान बताता है। ठीक है, चलिए। सब रिया को देखकर बाहर जाने लग जाते हैं। नीरज अतुल का हाथ पकड़ लेता है। अतुल चौंक कर उसकी तरफ देखता है। एक्सक्यूज़ मी नर्स। यस, इसका ड्रेसिंग कर दीजिए। श्योर सर। नर्स अतुल को एक कमरे में ले जाता है। नीरज बाहर चला जाता है। अतुल उसे जाते हुए देखता रह जाता है। 2 दिन बाद रिया को छुट्टी मिल जाती है, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। वो अभी भी पागलों की तरह कर रही थी। मेरे भाई आएंगे, मेरे भाई आएंगे करती रहती थी। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर परेशान हो गए थे, और अभी ईशान के अलावा कोई हॉस्पिटल में रुकता नहीं था। घर पर महाविपदा आई हुई थी। जितना इंसान को जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद किया जाता था, उतना ही मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए करते हैं। जो जो कहते थे सब करते जाते थे। जिंदगी थी जैसे तैसे सबको काटनी थी। जैसे शादी विवाह में रस्में होती हैं, उसी तरह से किसी के मरने के बाद भी उसकी पत्नी से कराई जाती है। और ऐसे ऐसे रस्म कराते हैं कि नॉर्मल इंसान देखकर दिल दहल जाते हैं। लेकिन लोगों को कहाँ दया धर्म आता है, घर वालों तक का भी नहीं सुनते हैं। ये कुछ विधवा औरतें जो खुद पर बीतती वो शायद दूसरे के ऊपर करके उसके दिल को शांति मिलती है। आज 13वीं था। आज सब चीज़ों का आखिरी दिन था। लेकिन ये आखिरी दिन सबसे ज़्यादा कष्टदायी होता है। आज के दिन फिर से ईशानी को दुल्हन की तरह सजाया गया था, और फिर से उसका सारा श्रृंगार उतारते हुए बाल को भी उतारा जाता। आराधना जी सुबह से हवन की तैयारी में लगी हुई थी। इधर घर में क्या हो रहा है उन्हें कुछ खबर ही नहीं था। लेकिन सुशीला जी को पता लग गया था आज क्या होने वाला है। लेकिन ईशानी ने अपनी माँ को कमरे से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। बहन जी बचा लीजिए मेरी बेटी को। सुशीला जी आकर आराधना जी के पैरों में गिर पड़ती हैं। क्या हुआ बहन जी, उठिए। आराधना जी उन्हें नीचे से उठाती है। बहन जी वो विधवा औरतें ईशानी को कमरे में लेकर गए हैं। क्यों? वो उसे फिर से दुल्हन की तरह सजाने के लिए, और उसके बाद उसके बाल उतारेंगे। क्या दीदी, आपको ये मालूम था? बुआ जी नजरें चुराने लग जाती हैं। दीदी आप कैसे कर सकती हैं ऐसा? सब करते हैं आराधना। शरद की आत्मा की शांति। बस कीजिए, मुझे नहीं लगा था आपकी सोच ऐसी होगी। आराधना जी ईशानी के कमरे की तरफ दौड़ती है। ईशानी दरवाजा खोलो। ईशानी शीशे के सामने खुद को निहार रहे थे।
आज पहली बार उससे अपनी सुंदरता से नफरत हो रही थी। नहीं थी ये चेहरा मुझे पसंद। हाँ, मुझे ये चेहरा पसंद नहीं है। मैं ऐसा नहीं रहूँगी। ईशानी, ईशानी सुन रही हो ना? दरवाज़ा खोलो। ईशानी जाकर दरवाज़ा खोल देती है। उसे दुल्हन के रूप में देखकर आराधना जी फिर से रो पड़ती है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर सुशीला जी का कलेजा फट जाता है। क्या है ये बेटा, ये सब? खोले इन सबको। हाँ बड़ी माँ, खोलूंगी, बस थोड़ी देर, ये लोग सब जो कहेंगे। हाँ बहन जी, बस हो गया, नाई आता ही होगा। आप लोग कमरे से बाहर जाइए। बहन जी, हम आपका काम आसान कर रहे हैं। हमें नहीं कोई आपसे काम करवाना है। आप लोग जा सकती हैं। कोई नाई नहीं आएगा और कोई बाल नहीं उतरवाएगा। आराधना जी की बात सुनकर सब बाहर जाने लग जाते हैं। रुकिए, मैं बाल उतरवाऊंगी। नहीं बेटा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है बड़ी माँ, शरद की आत्मा को शांति मिलेगी। इंसानी पागल मत बनो। मेरी बच्ची, तुम्हें हम कैसे देखेंगे? तुम्हें तो तुम्हारे बाल बहुत पसंद है ना? सुशीला जी रोते हुए उसे रोकती है। थे, लेकिन अब मुझे नहीं है। मैं शरद की आत्मा के शांति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये बाल हटा दूंगी तो उन्हें खुशी मिलेगी। ईशानी, ऐसा कुछ नहीं होता है। भला मरने वालों को तुम्हारे बालों से क्या मतलब? मेरे बच्चे, ये मत कर। आराधना जी उसका चेहरा पकड़कर समझाने की कोशिश करती है। भाभी के समय तो सबसे ज्यादा आप ही कह रही थी बाल उतरवाने के लिए। आज आप क्यों रोक रही है? सुशीला जी अवाक होकर उसकी बात सुनती रह जाती है। ईशानी खुद को छुड़ाते हुए सबके साथ बाहर चली जाती है। ये सब क्या है माँ? कुछ नहीं, तो चुपचाप खड़ा रह। सुशीला जी ईशान को कमरे से बाहर निकाल देती है। माँ, माँ ये गलत है, आप क्या कर रही है? कुछ नहीं, तू औरतों के बीच मत बोल। सुशीला जी ईशान को डांट टपट कर भगा देती है और धानी को तैयार करके बाहर ले आती है। धानी को तो जो कुछ भी कहा जा रहा था वो खामोशी से करी जा रही थी। वो चुपचाप बाल उतरवाने के लिए तैयार हो गई थी सागर के जाने के बाद। बंद कीजिए तमाशा और जाइए यहाँ से, कैलाश जी नाई को भगाते हुए बोलते हैं। क्या कर रहे हैं आप? ठीक कर रहे हैं पापा। ईशान नाई का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। दोबारा दिख मत जाना यहाँ पर। और भाभी, आप विरोध क्यों नहीं करती है? और मम्मी, भाभी बाल उतरवाने से भाई की आत्मा को क्या कनेक्शन है? दोनों बाप बेटे को इस लड़की ने अपने बस में कर रखा है। सुशीला जी धानी को जी भर के कोसती है। सभी बातें उन्हें याद आ रही थी। आज अपनी बेटी को इस हालत में देखकर कलेजा फट रहा था। आप अभी भी खामोशी ही रहेंगे? कैलाश जी मौन धारण कर चुके थे। पहले जवान बेटे का जाना और अब इस तरह से दामाद का जाना। उनके सर पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दुख व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं थे उनके पास। बस चुपचाप कोने में खड़े हुए तमाशे को देखते रहते थे। कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं थी उनके अंदर। अरे आप कुछ तो बोलिए, रोकिए ना ईशानी को। कैलाश जी बाहर की तरफ चले जाते हैं बिना कुछ बोले। ईशान हॉस्पिटल में व्यस्त था। ईशानी बेटा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम कोई रूढ़िवादी सोच के नहीं है। अरविंद जी ईशानी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईशानी को किसी का सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। सब उसे समझा समझा कर थक गए थे। नहीं बड़े पापा, मैं ये अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। बेटा, आज के ज़माने में कौन ऐसा करता है? ये सब पहले के ज़माने में होता था। लेकिन होता तो था ना बड़े पापा, कुछ ना कुछ इसका तो कनेक्शन होगा ही ना, तभी पुराने ज़माने में होते थे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शरद के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। वैसे भी मुझे अब अपने चेहरे से नफरत हो रही है। नहीं रखना है मुझे ऐसा चेहरा। मैं करूँगी, आप बाल काटिए। ईशानी नाई के सामने ज़मीन पर बैठ जाती है और अपने सर पर से चुनरी उतार देती है।
ईशानी जी मत करिए ना। ऐसे बहुत खूबसूरत बाल हैं आपके। हम सब आपकी तकलीफ समझते हैं। ये मत कीजिए ना। शरद भैया को कितनी तकलीफ होगी। टहानी उसे रोकने की कोशिश करती है। भाभी, उन्हीं के लिए तो कर रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। नाई उसके सारे बाल आगे करके देता है और अपना उस तरह उठा लेता है। रुकिए। साइड में खड़ा हुआ अतुल तमाशा देख रहा था। अब उसे बर्दाश्त नहीं होता है तो बीच में आता है। तब से हर कोई ईशानी को समझा रहा था, लेकिन वो किसी की बात ही नहीं सुन रही थी। नीरज फिर से अपने कमरे में पैक हो गया था। उसे इन सब चीज़ों और दुख तकलीफों हो रही थी, गुस्सा अलग आ रहा था। अतुल जाकर नाई का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाल नहीं, इसका गला काट दीजिए। अतुल, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं करूँ तो पापा क्या करूँ? आत्मा शांति पता नहीं क्या लखा रखा है सबने। और ये पढ़ लिख कर मूर्खों जैसी बातें कर रही है। भला बाल उतरवाने से किसी की आत्मा की शांति कैसे मिलेगी? गला उतरवाने से पूरी तरह से शांति हो जाएगा ना। ऐसी बेवकूफ़ी भरी जिंदगी तो अच्छा है कि गला ही उतरवा ले। ईशानी, शरत भाई तुमसे प्यार करते थे। उन्हें तुम्हारी खूबसूरती से प्यार था। क्या वो तुम्हें इस रूप में देखकर खुश होंगे? क्यों ये पागलपन कर रही हो? हाँ, खुश हो जाएंगे। ईशानी। अतुल गुस्से से अपने बालों को नोच लेता है। पंडित जी आप बताइए इसे, ऐसा किसी शास्त्रों में लिखा हुआ है? नहीं बेटा, बाल घर के परिजन उतारते हैं, पत्नी नहीं। पत्नी को सिर्फ पिंड दान करना होता है, और जो सुहाग की निशानी होती है, मृत आत्मा की निशानी होती है, उन्हें त्यागना होता है। ये केस आपके जन्म से है। इस केस से मृत आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ये कुछ लोगों की कुप्रथाएं होती है, अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। बाकी ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। आप ये सुहाग की निशानी त्याग कर पिंडदान कर सकती है। समझ आ गई तुम्हें बातें? या अभी भी बाल उतरवाने का भूत सवार है? बेटा प्लीज हमारी बात मान जाओ। हम तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। आराधना जी उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोलती है। इस साली उनके गले लगकर फपक पड़ती है। फिर से पूरा परिवार आंसुओं के सैलाब में डूब जाता है। ईशानी अतुल के साथ पिंडदान के लिए बैठ जाती है। आज का पिंडदान आखिरी दान था। आज इस घर से मृत आत्मा का मोह माया छूट जाएगा। धीरे धीरे हवन के साथ पूजा समाप्ति की ओर बढ़ जाती है। ईशानी फिर से सभी रंगों और गहनों को त्याग करके सफ़ेद साड़ी में आ जाती है। जिस रूप पर पूरी दुनिया मर मिटती थी, आज उसका भयानक चेहरा किसी को देखा नहीं जा रहा था। लेकिन अभी यही किस्मत थी। बाहर ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया। सबको विदाई देकर विदा किया कर दिया गया। अगले दिन ईशानी का भी इस घर से विदाई था। रिश्तेदार जा चुके थे, बस कुछ लोग बचे हुए थे। सब कुछ हट चुका था। सब हॉल में मुरझाए हुए बैठे हुए थे। क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? बड़ी माँ, मेरी मालिश कीजिए, मैं टीवी देखता हूँ। बड़े पापा, आप फाइल रखकर हम सबसे बात कीजिए। शरद की बातें याद आते हैं, एक बार फिर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। खुशी भरे दिन कैसे बीत जाते किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन दुख की घड़ी एक एक पल बिताना मुश्किल हो जाता है। समधी जी, अभी इजाज़त दे दीजिए और ईशानी को भी हमारे साथ जाने दीजिए। कैलाश जी हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, ईशानी कहीं नहीं जाएगी, हमारे घर की बहू है। हम समझते हैं आपकी बातों को, लेकिन कुछ दिनों के लिए जाने दीजिए ना। एक तो रिवाज होता है और दूसरा उसका मन बहल जाएगा। इस घर में रहेगी तो दामाद जी की याद आती रहेगी। कैलाश जी अपनी बात रखते हैं तो सब सहमत हो जाते हैं। आपने मुझे बुलाया बड़ी माँ? उसे देखकर सबकी आंखें फिर से टपक पड़ते हैं। हाँ मेरा बच्चा, आओ, कोई सूट सलवार पहन लो और कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाऊँ। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी और मैं यही पहनने वाली हूँ। यहाँ शरद की यादें हैं, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। क्या आप लोग मुझे नहीं रखना चाहते हैं?
नहीं ईशानी, ये घर तुम्हारा घर है। हम तुम्हें क्यों बाहर निकालेंगे? लेकिन वो भी तो तुम्हारा घर है ना, कुछ दिन के लिए हो आओ, मन बहल जाएगा। नहीं बड़ी माँ, बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं यहीं शरद की यादों के साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे इस घर में रहने दीजिए। ईशानी अपना हाथ जोड़ लेती है। मेरा बच्चा, ये तुम्हारा घर है बेटा, हाथ मत जोड़ो। बस 2 दिन के लिए अपने घर चली जाओ। लेकिन क्यों? जिद क्यों कर रहे हैं आप लोग? ज़रूरी होता है बेटा। हाँ ईशानी, चलो ना, हम सबको अच्छा लगेगा। और बहन जी, आज इसे यही पहनने दीजिए, रिवाज होता है। हम वहाँ पर जाकर सारी रस्में करवा देंगे। जी। चलो कुछ खा लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है। बिंदिया, खाना लेकर आओ। जी मालकिन। बिंदिया थाली में रोटी सब्जी परोस कर ले आती है। अब चलो मुंह अपना खोलो। आराधना जी निवाला बनाकर उसके मुंह की तरफ बढ़ाती है। नहीं बड़ी माँ, मैं ये नहीं खा सकती हूँ। कुछ और खाना है मेरा बच्चा? हाँ बड़ी माँ, मैंने अपना खाना बिंदिया दीदी को बनाने के लिए कहा था। जाओ बिंदिया, जिसने कहा था लेकर आओ। लेकिन बड़ी मालकिन, इन्होंने। बिंदिया दीदी, आप खाना लेकर आइए ना। जी भाभी। बिंदिया किचन में चली जाती है और दाल रोटी लेकर आती है। बिंदिया, ये कैसा दाल तुमने बनाया है? इसे तड़का तो लगाया होता। दाल देखने में बहुत अजीब लग रही है। हल्दी भी नहीं डाला है क्या? वो बड़ी मालकिन भाभी ने मना किया था। इन्होंने नमक भी डालने से मना किया है। क्या? ये क्या है ईशानी? कुछ नहीं बड़ी माँ, लाइए मैं खा लेती हूँ। ईशानी पागल मत बनो, ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है बड़ी माँ, मेरा शरद के लिए प्यार है। सागर भाई के जाने के बाद भाभी तो ऐसा ही खाना खाती थी। ईशानी जी, अच्छा नहीं लगेगा आपको ये खाना, लाइए हम दूसरा बना कर ले आते हैं। धानी उसके हाथों से थाली लेने की कोशिश करती है। नहीं भाभी, मुझे यही खाना है। ईशानी पानी जैसे दाल में रोटी डुबाकर अपने मुंह में रख लेती है। जबरदस्ती चबाते हुए गले से उतार रही थी। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। बेटा, क्या जरूरत है ये करने की? क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? यही तकलीफ मेरा नसीब है बड़ी माँ, मैं ठीक हूँ। मैंने शरद की कदर नहीं की ना, इसलिए मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैं उनकी कद्र करती तो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाते हैं। सुशीला जी अपनी बेटी को देखकर पागल हुई जा रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी फूल सी बच्ची की ऐसी नहीं रह सकती है। मैं ऐसा नहीं रहने दूंगी। मैं इसकी किस्मत बदल के रहूंगी। हाँ, मेरी बेटी ऐसा जीवन नहीं जी सकती है। नहीं। सब ईशानी को विदा कर देते हैं। शादी के बाद पहली बार मायके जा रही थी, लेकिन ऐसी हालत सबको उसे लाइन से देखने के लिए खड़े थे, जैसे वो कोई अजूबा थी। गाड़ी घर पर से दूर पार्क होती है। पूरे गली से लोग निकलकर अपने गेट दरवाजे पर आ गए थे। कहते थे ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। बहुत दुख दिया था सुशीला ने अपने बहू को। बेचारी गूंगी गाय थी, इसे पलटकर जवाब नहीं देती थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान सब कुछ देखता है। आज देखे अपने बेटी का मुंह को। दिन रात धानी को मनहूस कहती थी, कोसती थी। बेचारी गांव की सीधी सादी थी, कुछ बोल भी नहीं पाती थी। लेकिन ये अपने बेटी को क्या कहेगी? अब इसका भी चेहरा ढक कर रखने के लिए कहेगी क्या? अरे धानी की तो किस्मत खुल गई, इतने बड़े घर की बड़ी बहू बन गई, अब राज कर रही है। किस्मत तो इस ईशानी का खोटा है। बड़े घर में ब्याह करके तो चली गई, लेकिन विधवा बनकर वापस आ गई। हाँ, अब इसके ससुराल वाले थोड़ी ना लेने आएंगे। सब इस विदाई के बाद बहू को छोड़ देते हैं। अब रहेगी अपने माँ बाप के घर पर, परी रहेगी। सब आस पड़ोस की औरतें बातें बना रही थी। जो औरतें कल तक धानी को कोसते थे, आज ईशानी को कोस रहे थे। कितनी जल्दी लोगों की सोच बदल जाती है ना। कल तक ईशानी भाग्यवान थी, आज धानी के भाग्य खुल चुके थे। ईशान 24 घंटे हॉस्पिटल में ही रहता था। रिया, ये लो तुम्हारा फेवरेट आइसक्रीम। आइसक्रीम आइसक्रीम।
रिया बच्चों की तरह खुश होकर ताली बजाने लग जाती है। अच्छे बच्चों की तरह खाना अपने कपड़ों पर मत गिराना। आप मुझे डांट रहे हैं? आप शरद भाई को बुला दीजिए ना। शरद भाई तुम्हारे लिए खिलौने लाने गए हैं ना। अच्छा, वो कल भी खिलौने लेने गए थे। वो कल खिलौने लेकर नहीं लौटे थे। हाँ, आए थे ना वापस। ये देखो क्या लेकर आए थे। ईशान एक गुड़िया उसके सामने कर देता है। ये डॉल, अब मैं इसके बाल बनाऊंगी। सुनो। हाँ, अब शरद भाई को कहना है गुड्डा लेकर आने के लिए। फिर मैं गुड्डा और गुड्डी की शादी करवाऊंगी। तुम नाचोगे ना? हाँ। ईशान का गला भारी हो जाता है, आंसू टपक पड़ते हैं। अरे तुम रो क्यों रहे हो? अच्छे बच्चे रोते नहीं है। यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी आ रहा हूँ। नर्स, आप जाइए, हम ख्याल रखते हैं। ईशान वार्ड से बाहर आकर अपने आंसू साफ कर लेता है। टिया अपना दिमागी हालत खो चुकी थी। अब वो 10 साल की बच्ची बन चुकी थी, जो बस अपने शरद भाई का इंतजार कर रही थी। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नए भाग के साथ। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।